अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने करप्शन के खात्मे की वजह से वोट लिए, इसीलिए इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जो तकरीर की, सब लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब इसमें तमाम पार्टियों के साथ मुफाहमत की बात करेंगे और सब अच्छी अच्छी बातें करके वक्त गुजार देंगे। इमरान खान साहब ने करप्शन के खात्मे पर किसी को NRO नहीं मिलेगा, इस पर जोर देते हुए अपनी तकरीर का खात्मा किया। तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में कामयाबी की असल वजह उनके मंशूर में करप्शन का खात्मा है। करप्शन की इस वक्त हालत यह है कि दुबई जैसे मुल्क में पाकिस्तानियों के 150 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। इसी तरह स्विस बैंकों में इतने ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं कि अगर वो पैसे वापस आ जाएं तो हर पाकिस्तानी को तकरीबन 56,000 रुपया मिल सकता है। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना पैसा होगा। हम सब इस जुमले से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और उसके बाद आगे जो हुआ वो तारीख का एक हिस्सा बन गया। इसी तरह अभी हाल ही में आसिफ अली जरदारी साहब ने एक हलफनामा, एक एफिडेविट अदालत में जमा कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के दिन मेरी पाकिस्तान और बैरून मुल्क में कोई जायदाद नहीं है। अदालत ने आज के दिन इस पर अदालत ने उनसे सवाल पूछा और 15 दिन के अंदर उन्हें हलफनामा दोबारा जमा कराने के लिए कहा गया। आसिफ अली जरदारी ने आज के दिन क्यों कहा? क्या उन्होंने वो जायदादें दूसरों के नाम ट्रांसफ़र कर दी? क्या वो तमाम अकाउंट जो उनके थे, क्या वो सेटल हो चुके हैं? अगर आप माजी पर नज़र दौड़ाएं तो आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दफ़ा ईंट से ईंट बजा देने का दावा भी किया था। ये दावा उन्होंने जिनके साथ किया था, उन्होंने फिर इस पर काम किया। पाकिस्तान के मुल्की इदारों ने मिलकर फिर आसिफ अली जरदारी साहब के वो तमाम दस्तावेज़ात पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टी, जायदादें, अकाउंट मौजूद है, उस पर काम किया और तमाम दस्तावेज़ात तैयार करवा ली। अब वो तमाम दस्तावेज़ात तैयार हैं। अगर आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने ये जायदादें नहीं बनाई, तो फिर JIT बनेगी और उसके बाद पनामा की तरह शायद इसका फैसला होगा। अगर वो ये कहते हैं कि ये जायदादें उनकी थीं, तो फिर उनसे ज़राए आमदन के बारे में पूछा जाएगा, और सदर होने के नाते उनके पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ आया। बिलावल भुट्टो के पास इसी तरह इतनी उम्र में 1 अरब 56 करोड़ के जायज़ असासे जो उन्होंने डिक्लेयर किए हुए, वो किस तरह बने। इन्हीं बातों के साथ साथ अब JIT के जो शुरुआत होगी उसका इंजाम कुछ या तो अडयाला जेल की सूरत में, लांडी जेल, तो या फिर ये केस लटकता नजर आएगा। आसिफ अली जरदारी साहब के जो मानने वाले, उनका कहना है कि वो मर्दे आइन हैं, 11 साल वो पहले इस तरह के केसेस को भुगत चुके हैं। क्या ये केसेस उसी तरह के केसेस साबित होंगे, या इस दफ़ा ये केसेस डिफरेंट अंदाज में मियां नवाज शरीफ साहब के केस की तरह एक मिसाल बनेंगे? पार्लियामेंट में 53 वोट वज़ीर आज़म को न देकर और इसके बाद अपोजिशन की तकसीम करके सदारती इंतखाबात में अपना उम्मीदवार खड़ा करके जरदारी साहब ने एक कोशिश की कि मुफाहमत का पैगाम भेजें, लेकिन इमरान खान साहब शायद मुस्तकिल मिजाजी से करप्शन को वाकई ख़त्म करना चाहते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब होंगे। आए उनसे पूछते हैं ये बातें, वो इन पर क्या कहते हैं। मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ठीक। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब के गिर्द जो ज़राए आमदन और इस दफ़ा जो केसेस बनाए गए हैं वो बहुत मजबूत हैं। क्या आपको लगता है कि ये केसेस मियां साहब के पनामा के केसेस की तरह का इसका इंजाम होगा, या जैसे माजी में हुआ है? देखिए, ये केसेस की टाइमिंग के हवाले से तो ये वही केसेस 2014 से हमारे खिलाफ बनाए गए, और अब आके इनको इसमें इस तरह को खोला जा रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन अचानक इसमें इन्वेस्टिगेशन भी, कोर्ट प्रोसीडिंग भी, सब कुछ शुरू हो गया। तो उसकी जो टाइमिंग है, जो द वे इट हैज बीन कंडक्टेड, हमने कभी इनकार तो नहीं किया। हम कभी भी अदालती अमल से या अपने आप को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने से कभी नहीं हिचकिचाए। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है और हमारी तारीख है कि हमारे खिलाफ नाजायज और जेली केसेस बनाए गए, और वो केसेस पर अपनी मौत मारे। जी ठीक। अच्छा सर, अभी जो कायरा साहब, ये जो अभी अदालत में जरदारी साहब ने जो एफिडेविट भी दिया, जिसमें आज का लफ्ज़ कि आज से पहले दुनिया में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अदालत ने इसको मशकूक करार दे दिया, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मुझे नहीं पता कि अदालत के अंदर किस टाइम का अदालत पूछ रही थी, क्योंकि नॉर्मली तो यही होता है कि अगर आप ये कहते हैं कि वकालतनामा या कोई डिक्लेरेशन होता है तो एज ऑन टुडे की बात की जाती है।
لیکن اس کا ریفرنس کیا تھا, عدالت نے کیا مانگا تھا, اور وہ اس پہ عدالت کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, اس کے بارے میں مجھے آگاہی نہیں ہے. عدالت بہتر جانتی ہے, مجھے پتا ہوتا تو میں اس پہ بات کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا بلاول بھٹو صاحب کے اثاثے 1 ارب 56 کروڑ رہے ہیں, عمر ان کی بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو کیا ان کے کیس کو ہم یا ان کے اثاثوں کو حسن اور حسین نواز کے اثاثوں کی طرح ٹریٹ کریں گے کہ یا ان کا کیس ان سے مختلف ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, آصف زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں. اگر کسی کو ان پہ کوئی شک ہے, کسی کو ان پہ کوئی ڈاؤٹ ہے, کسی کو ان کی تفصیل چاہیے, یا کسی کو اس سے بیونڈ کوئی انفارمیشن ہے, تو اس کے پاس رستے کھلے ہیں. اب تو عدالتیں بھی اس پہ کاگنیزنس لے چکی ہیں, فیصلے بھی موجود ہیں, اور ہمارے مخالفین کے لیے ایک بڑا آسان رستہ ہے ہم سے بدلے لینے کا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, ابھی عمران خان صاحب نے جو بات کی, امریکہ سے صاف کہہ دیا نو مور, امریکہ کہتا ہے ڈو مور, تو امریکی تعلقات پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ ہنا ربانی کھر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں ملنا چاہیے. کسی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایک پرامن افغانستان ہماری ضرورت ہے, اور ہم افغانستان کے امن کے لیے, افغانستان کے اندر پہلے جنگ ہوئی اور پھر اس نے امن کے لیے کیا ہے پاکستان نے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی کا وکٹم ہے. اس کے ثمرات اور اثرات پاکستان کے اندر بہت خوفناک طریقے تک پہنچے ہیں. جی, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی امن ہو, پاکستان میں بھی امن ہو. ان کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ امریکنس کو اس کی ضرورت ہے, پاکستان کو خطے میں اسٹیبلٹی, عالمی طاقتوں کی سپورٹ, ہمیں اپنے ذمہ داری اور کانفیڈنس کے ساتھ ذمہ داری کا ادراک کرنا چاہیے, اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا آپ امریکہ کے تعلقات پر عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے جب انہیں ضرورت پڑے گی, خاص طور پر امریکہ کے بارے میں؟ عمران خان کو جی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جہاں پہ آپ غلطی کریں گے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, جہاں پہ آپ پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے, یو ول فائنڈ اس ود یو. اچھا خیرہ صاحب, یہ بتائیں جو کرپشن میں لوگ پکڑے گئے ہیں, یا ابھی جیسے شرجیل میمن صاحب کا کیس ہے, کیا ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے؟ دیکھیے, ہم تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں جب سے وہ بالکل بہت زبردست. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا قمر زمان خیرہ صاحب. ناظرین, سب سے پہلے جو ضروری بات جو میں نے شروع میں بھی کی, کرپشن سے پاک عمران خان صاحب نے جو دعوے کیے ہیں, جو عوام کو یقین دلایا ہوا ہے, اگر کرپشن سے پاک وہ کر لیتے ہیں, اگر وہ 100 میں سے 50% بھی پاکستان کو کرپشن سے پاک کر لیتے ہیں, تو یقین جانے نیا پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.